आज की मेरी प्रेजेंटेशन का नाम है क्या हम सिमुलेशन में हैं? और इस प्रेजेंटेशन की थीम है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। नॉर्मली इसके बारे में बात करने का उद्देश्य मेरी टीम और हमारे साइंटिफिक मिशन में क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च करने वालों के लिए है, पर ये उन लोगों के लिए भी है जो मूवीज देखते हैं। साथ ही इससे जो वीडियोस बनाए जाएंगे वो उनके लिए भी हैं जो हमारे काम को फॉलो करते हैं। एक विचार काफी ताकतवर होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मन से बाहर आती है और इस फिजिकल दुनिया में बहुत आराम से काम करती है। 1940 में किसी इंसान के दिमाग से निकला एक विचार फिजिकल दुनिया में प्रकट किया गया। उस एक भयानक विचार के कारण 6 मिलियन यहूदियों की मृत्यु हो गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए एक और अच्छे विचार श्रोडिंगर इक्वेशन ने दुनिया को बदल कर रख दिया और वहीं डिजिटल रेवोल्यूशन और मजबूत इकाई को चुन लिया। तो विचार फिजिकल हो सकते हैं या फिजिकल दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस और इसकी असली इमर्जेंस थ्योरी क्वांटम ग्रेविटी फ्रेमवर्क इन दोनों विचारों की तुलना में मनोवैज्ञानिक और फिजिकल रूप से अधिक ताकतवर होगा। सांख्यिकी रूप से देखा जाए तो ये एक असंभव सपना है कि हम एक ऐसे नए विचार को वायरल कर सकें जो समाज के संचालन को इतनी गहराई से बदल दे कि वो ये परिभाषित कर सके कि हम इस पॉइंट से पूरे ब्रह्मांड में कैसे विकसित होते हैं। पर चलो इसे वैसे भी करना है। हर बड़ा सपना एक छोटे सपने से शुरू होता है। चलो सितारों तक पहुँचें और दुनिया को बदल दे। हैरियट ट्यूबमैन ने कहा है, ना मिलने वाली चीजों का सपना देखने से डरो मत। शार्लिन फ्लेनिंगन ने कहा है, मुश्किल सपनों को देखो। एक बात जान लो कि आप इस दुनिया में कुछ अद्भुत और अनोखा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। खुद को सपने देखने और बड़ा सोचने की आजादी दें, ऐसा शंकर ने कहा है। हमारे कई सपने पहले नामुमकिन लगते हैं, फिर दूर लगते हैं, फिर जब हम सपनों को पूरा करने के लिए सोचते हैं तो वो जल्द ही हमें जरूरी लगने लगते हैं, ऐसा क्रिस्टोफर रीव ने कहा है। इसलिए मुझे क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च शुरू करने की प्रेरणा मिली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? मैं एक क्वांटम ग्रेविटी ग्रुप शुरू करने की कोशिश के बारे में सोच रहा हूँ, जैसा कि प्लम्बर के बारे में सोचते हैं कि वो बिना किसी पढ़ाई के ब्रेन सर्जन बनने वाला है। ये एक ऐसी किताब थी जिसने मुझे बड़े सपने देखने सिखाए। मैंने ऑन्टोलॉजी की एनर्जी और नेचर की सच्चाई के बारे में सोचना शुरू किया। वो बुक द सिंगुलैरिटी इज नियर, मतलब जियोमेट्रिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यूनिफिकेशन ऑफ स्पेस, समय, एनर्जी, इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस की खोज के लिए QGR के मिशन के बारे में बताती है। गूगल के लैरी पेज जैसे 30 और लोगों के साथ नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में 13 साल पहले पालो आल्टो में एक उजला दिन था। हम सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के मिशन पर बात कर रहे थे, जो इस बिल्डिंग में नासा कैंपस में स्थापित होने वाला था। इसलिए मैंने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए आर्थिक रूप से साथ दिया और फिर मैं क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च बनाने के लिए लॉस एंजलिस वापस चला गया। यहाँ पर सिंगुलैरिटी शब्द का मतलब है कि जो आप द मैट्रिक्स या टर्मिनेटर में देखते हैं, ये वो पॉइंट है जिस पर कंप्यूटर भावुक हो जाते हैं और अपने खुद के विकास के लिए कोड अपडेट लिखकर सब संभाल लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इंसान करते हैं। जैसा कि हम क्रिस्पर और बाकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली एवोल्यूशनरी प्रोसेस और जीन म्यूटेशन अप्रोच को हाईजैक करने के लिए करते हैं। अब हमें समय के साथ हमारे विकास की दर और विकास की दिशा को हाईजैक करना होगा ताकि हम खुद अपने जेनेटिक कोड को मॉडिफाई कर सकें। अभी कुछ वक्त से मैं अपना टाइम अरविंद नेचुरल्स और क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च के बीच में बांट रहा हूं, क्योंकि मैं कॉस्मोलॉजिकल मॉडल और क्वांटम ग्रेविटी फ्रेमवर्क को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए डोनेशन से ज्यादा धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इससे जुड़े हुए कार्यों जैसे क्वांटम कंपटीशन को अंडरलाइन करता है। आप जितने ज्यादा पुराने होते हैं उतने ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल चेंज की दरों के संपर्क में होते हैं। ये आपको यहाँ या वहाँ के टेक्नोलॉजी ज्ञान की इमरजेंस के लिए तय की गई तारीखों से अधिक समय तक प्रोजेक्ट करने के लिए एक हिडन बायस देता है। इस बात को जो कुछ वीडियो में एडिटेड किया जाएगा और हमारे फॉलोअर्स के लिए ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसकी आउटलाइन इस प्रकार है। मैं सबसे पहले हम सभी को उन पुराने जमाने की कयामत और निराशा के बारे में याद दिलाकर जगाने की कोशिश करूंगा।
इस दुनिया का आपकी और हमारी पर्सनल जिंदगी में बहुत शोर है, कम से कम मेरे लिए तो है। दुनिया में सभी खतरनाक और डरावनी चीजों के बारे में एक पॉइंट तक जाना आसान है, और अगर देखा जाए तो इस वक्त टाइम सेंसिटिव चीजें कितनी सही हैं, इस बारे में ये मेरी सोच को खो देता है। इसलिए मैं यहाँ QGR में मजबूती का मिशन और भी मजबूत भाव से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज की बात का जो थीम है मैं उसे हमारे साइंटिफिक मिशन के एक्सपोनेंशियल परिवर्तन से जोड़ूंगा, और यहाँ हमारे साथ काम को अंडरलाइन करने वाले फंडामेंटल एक्सियोम्स के बाद एक मूलभूत अवलोकन करूंगा, और आखिर में मैं एक मजबूत AI में डीप लर्निंग न्यूरल नेट आर्किटेक्चर के लिए हमारे दृष्टिकोण को कोरिलेट करूंगा। मतलब हम कयामत और निराशा के साथ शुरू करेंगे। अभी हम दो बहुत तेज दौड़ने वाले धावकों के बीच में हैं, जो अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। उन दोनों धावकों में से एक हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है और दूसरा धावक हमारे यूनिवर्स के लिए। और समझ ही एक ऐसी खास समझ है जो एक नए कॉस्मोलॉजी को बना सकता है, और वो हमारे व्यवहार के साथ साथ दूसरे धावक को भी प्रभावित कर सकता है। कॉस्मोलॉजी रियलिटी में काफी जरूरी सिद्धांत है। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, और किसी भी थ्योरी की तरह ये सब झूठी कहानियाँ या उनका बस एक रूप है। हमारे फिजिकल यूनिवर्स में कुछ कहानियों में फिलॉसफीज भी शामिल हैं, जिन्हें ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी रियल में क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में बताते हैं। और सच तो ये है कि रियल में ये प्रभावित ही नहीं करता कि हम सामूहिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं। क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च के सबसे बड़े कामों में से एक कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी पर एक ग्लोबल बहस को उत्तेजित करना है, जिसे सेल्फ सिमुलेशन परिकल्पना कहा जाता है। सोसाइटल के पतन और हमारे विनाश के तरीकों को पार करने के बीच की दौड़ काफी खतरनाक है। हमारे पास मैन मेड क्लाइमेट परिवर्तन है। ये तेजी से हमें राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जा रहा है, और हमने इस राजनीतिक अस्थिरता के मामले में बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा ही देखा है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अब अंटार्कटिका बहुत तेजी से पिघल रहा है। मेजर न्यूक्लियर सुपर शक्तियां इस बात के लिए संघर्ष कर रही हैं कि पिघलने वाली बर्फ की उस परत के नीचे तेल और गैस पर कौन क्लेम करेगा। जब वक्त अच्छा होता है तो राइट और लेफ्ट लीनिंग के लोगों के बीच पोलराइजेशन के स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता का नक्शा होता है। दोनों दुनिया के विचार सापेक्ष शांति में रहते हैं। एनवायरमेंटल के कारण खाने की कमी, जलवायु परिवर्तन से आर्थिक तंगी, जनसंख्या वृद्धि और उत्पीड़न में तेजी आ रही है, और सबका वक्त खराब हो रहा है। ये अस्थिरता ज्यादा हिंसक पॉलिटिकल पोलराइजेशन को जन्म देती है, जो कैंसर की तरह बढ़ती है, जो एनवायरमेंटल को तेज करके शॉर्ट टर्म का लाभ चाहने वालों के लिए ज्यादा पावर की ओर ले जाता है, जो इसे पहले स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। हम 1940 के बाद के यूरोप में सबसे बड़े युद्ध में हैं, लेकिन इस बार ये दो न्यूक्लियर आर्म सुपर पावर्स के बीच है। ये 21वीं सदी की एनर्जी, खाना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ल्ड वाइड युद्ध है। ये रूस के साथ नॉर्मल रूप से अमेरिका और पश्चिम के बीच एक प्रॉक्सी युद्ध है। हमने अभी अभी ग्लोबल स्तर की महामारी को झेला है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ग्लोबल स्तर की महामारी पहले कभी नहीं थी। पहले ग्लोबल स्तर पर फ्लू था, और फिर पास्ट की वो खतरनाक बीमारियां उस समय में हुई जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा या तो ना के बराबर या बहुत कम थी। प्रजातियों के विलुप्त होने की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1972 के बाद से इंडस्ट्रियल मछली पकड़ने से पहले ही 90% बड़ी मछलियां खत्म हो चुकी हैं। कोरल की चट्टानों का तेजी से विलुप्त होना ही महासागरों में सबसे गंभीर बात है, क्योंकि वो ही 25% समुद्री जीवन का घर है और बाकी 75% उन पर निर्भर है। हमने अब तक प्लेनेट के कोरल चट्टानों को 50% पूरी तरह खत्म कर दिया है, और पिछले कुछ सालों में 50% की तुलना में बहुत तेजी से मर रहे हैं। मछली की जनसंख्या में कमी ग्लोबल फूड सप्लाई को प्रभावित करेगी।
जो ज्यादा राष्ट्रवाद और सर्वसत्तावाद को गति प्रदान करेगी, जो तेजी से एनवायरमेंटल का विनाश करेगी। रेन फॉरेस्ट प्लेनेट के फेफड़े हैं और बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। यह खतरनाक है क्योंकि जमीन पर रहने वालों में से आधे जीव वहां रहते हैं और पेड़ ग्रीन हाउस गैसों को खींचकर और स्टोर करके ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर देते हैं। हमने पिछले साल प्लेनेट के सबसे बड़े फेफड़े अमेज़न वर्षा वन में एक सीमा पार कर ली थी। अब ये एब्जॉर्व करने के मुताबिक अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। यहाँ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हम पहले से ही प्लेनेट की रेन फॉरेस्ट का आधे से ज्यादा विनाश कर चुके हैं और अब हम बचे हुए को भी खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारी ज्यादातर फसलें और रेन फॉरेस्ट का विनाश मांस उत्पादन के लिए है, ना कि पौधों के लिए जिन्हें इंसान खाते हैं। हमने हाल ही में पृथ्वी के 40% भूमि बेस्ड बायोम को खत्म कर दिया है और हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ज्यादातर मोनो फसलों का उत्पादन किया जा सके, जो बाकी जीवमंडल के साथ होना नामुमकिन है। हम अपनी इस बढ़ती भूख को शांत करने के लिए मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी सिम्बियोटिक इकोसिस्टम को जला रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर 10 मिलियन प्रजातियां हैं और उनमें से एक ने धरती पर 40% बायोम को नष्ट कर दिया है और बची हुई 60% को मारने के लिए इंडस्ट्रियल स्पीड से काम कर रहा है। हम टिड्डियों की तरह ताकतवर विनाशक हैं। मधुमक्खियां जीवन मंडल की लिंचपिन हैं। जब ये सभी चले जाते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि किसानों ने अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक 45% मौत की सूचना दी थी। जब ग्लोबल बायोस्फीयर एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो सोसाइटी भी एक मैडमैक्स दुनिया में बदल जाएगी। कुछ इंसान बच तो जाएंगे, पर जीने का मजा नहीं आएगा। शुक्र है कि हम इस कमरे में एक रिलेटिवली स्टेबल वर्ल्ड में पले बढ़े हैं, और इसका कारण ये है कि बायोस्फीयर हानि के प्रति लचीला है। जैसे कि आप जेंगा टावर से ब्लॉक कैसे हटा सकते हैं और ये तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक क्रैश नहीं होता। हमारे ग्लोबल मिथिक प्रकृति पर जीत पाना चाहते हैं। आप दुश्मनों पर जीत चाहते हैं तो वही हमारे मिथिक कम से कम हमारे कलेक्टिव व्यवहार के अनुसार प्रकृति को अपना दुश्मन बनाते हैं। चीन अपनी लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसी को लेकर बहुत ही जागरूक है। वे अपनी आर्थिक और मिलिटरी रूप से दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता है, पर अगर वो ऐसा करेंगे तो यूएस, तो क्या रूस, हर देश ऐसा करेगा। लेकिन चीन इस पर एक बढ़िया काम कर रहा है। उनके पास आने वाले 7 सालों के भीतर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और वे उस धन का इस्तेमाल कुल 10,000 परमाणु हथियारों को पकड़ने के लिए करेंगे, जो उनके लिए वॉर हेड हैं। ये अमेरिका और रूस दोनों देशों के बीच है और अमेरिका की तरह है जिसने ज्यादा नुकसान किया है। चीन के व्यवहार का मतलब है कि उन्होंने हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के पतन की कोई परवाह नहीं है। यही पृथ्वी का जीव मंडल है। वो बेस्ट के इंडस्ट्रियल स्केल के विनाश के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। नेटो अब बड़ा हो रहा है और बड़े विनाश के लिए ज्यादा हथियारों में निवेश कर रहा है। दुनिया एक ऊंचे गियर में जा रही है क्योंकि संसाधनों की कमी पॉलिटिक्स और सोशियो पॉलिटिकल के स्ट्रक्चर को देखने वाले किसी भी इंसान के लिए मजबूती से लागू होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अधिक संभावना है कि उन महाशक्तियों के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे 10 साल पहले देखा था। इसलिए जैसे जैसे बायोस्फीयर के उन आखिरी अवशेषों का उपभोग करते हैं जो हमें सहारा देते हैं, तो इस धरती के 195 नेशंस इस बात को लेकर बहुत जल्दी आक्रामक हो जाएंगे कि मरने वाले अवशेषों को कौन खाएगा। अमेरिका जैसे देश सच में अपना बड़ा हिस्सा पाने के लिए मार डालेंगे।
तो क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध संभावित है? पर यह कुछ बातों पर निर्भर करता है। क्या मानवता मिथक को आने वाले समय में बदल देगा? आज के समय में मिथक वो है जहां प्रकृति हमारी दुश्मन है, जिसे हमें जीतकर विकृत करना है। जीडीपी बढ़ने और फाइनेंशियल डोमिनेंस ज्यादा होना ही इंसानों का मिथक है। धरती के 195 देशों में लगभग बिना किसी अपवाद के इंसान और उनके संस्थाओं की सामान्य नीति की या उनके ग्रुप की सेवा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा सेवा नहीं होगी, है ना? आप जानते हैं, हम सच में अपने पोते पोतियों के लिए एक बेहतर दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। हम अगले महीने की कम ब्याज दरों के बारे में सोचते हैं और वो सब कुछ जो हम अभी कर सकते हैं, और उस एक राष्ट्र या जनजाति या उन लोगों के ग्रुप की बाकी जनजातियों या राष्ट्रों के लोगों की ग्रुप सेवा के बारे में उतना नहीं सोचते। और इसलिए वो व्यवहार जो हम खुद के या खुद के ग्रुप पर केंद्रित करते हैं, जो अमेरिका, चीन, रूस और बाकी 192 देशों की एकीकृत राजनीति की विशेषता है। बायोस्फीयर को हर कीमत पर जीतना होगा और जल्दी करना होगा, क्योंकि बाकी के लोग पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं और आप बाहर नहीं रहना चाहेंगे, कम समय में ज्यादा लालच की तरह, जिसे हम एक तरह से लूटपाट भी कहते हैं। तो ज्यादा लालच ही हुआ ना। इसमें दूसरों को मिलने से पहले या पुलिस के आने से पहले आपको लूटना होगा, है ना? आपको वहां अंदर जाना होगा और लूटना होगा। सब हासिल करना अच्छा है। आज के वक्त में कम होती जमीन और महासागर संसाधनों के लिए रेस करना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे वो कैलोरी, फॉसल फ्यूल्स या नियोडियम जैसे तत्वों के रूप में होते हैं, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के अलावा बाकी हाईटेक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि धर्मों के बीच में पूंजीवाद और साम्यवाद के दर्शन को लेकर। युद्ध रिसोर्स कंपटीशन के माध्यम से सामूहिक विनाश का सबसे पॉपुलर वजह क्या बचा है? बस इसके लिए लड़ना। मटेरियलिज्म पर बेस्ड आज का मिथिक इसी पर आधारित है। हमारे जीवन का ज्यादा हिस्सा इसी मेटा सेटअप पर रुका हुआ है। भले ही हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हम इसे और ज्यादा खराब होते देख रहे हैं, पर ये मेटा स्टेबल रहा है। हमारे आसपास कोई मैड मैक्स दुनिया नहीं है, कम से कम यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में तो नहीं। लेकिन यहाँ एक एमिनेंट टिपिंग पॉइंट या कलेप्स होता है जहाँ कार्ड का घर हमेशा नीचे गिर जाता है। तो ये बस एक खराब रास्ता है जो 20वीं सदी के लिए ठीक काम कर रहा है, क्योंकि हमने जीवमंडल के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया है। जैसे कि आप अपनी कोशिकाओं पर भरोसा रखकर शरीर के एक हिस्से को काट देते हैं कि वो बिना किसी नुकसान के नष्ट हुए हिस्से को खुद ही ठीक कर सकती है। तो अब हम जेंगा के आखिरी महत्वपूर्ण ब्लॉकों की तरफ बढ़ रहे हैं और सुपर पावर्स को युद्ध के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर में राष्ट्रवाद के बड़े पैमानों पर उछाल का मतलब है कि ये सिर्फ सरकार और एलिट वर्ग के लिए नहीं है। आम जनता ही जीव मंडल को नष्ट कर रही है और राष्ट्रवादियों और तानाशाहों को सपोर्ट कर रही है, जो न केवल इसे अनुमति देने के लिए बल्कि बढ़ावा देने के लिए भी कानून बना रही है। हमारी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो मल्टी जनरेशन नहीं पर बल्कि हमारे जीवन काल के पैमाने पर है। तो अपनी पसंदीदा कयामत वाली हॉलीवुड मूवी फिल्म चुने। हमारे पास है वायरल से होने वाला सर्वनाश, ग्लोबल वार्मिंग का सर्वनाश, परमाणु सर्वनाश, सोशियो इकोनॉमिक सर्वनाश और खाने की कमी से होने वाला सर्वनाश। बस एक ही मैंने छोड़ा था जो ज़ॉम्बी सर्वनाश था। जब मैं पैदा हुआ था तब धरती पर जनसंख्या 3.2 अरब थी और उस वक्त तक भी हम जीवमंडल को बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे। पर तब भी पलक झपकते ही बहुत सारे जेंगा ब्लॉक अनिश्चित रूप से नींव से बाहर निकल गए थे। अब हमारी आबादी 8 अरब लोगों से भी ज्यादा है और पर्यावरण के लिए तबाही काफी बदतर है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं।